आज से करीब 75 ईयर्स पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज 15 अगस्त स्पेशल अपना मीटिंग है, तो उसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि जब 75 साल पहले अपना देश आज़ाद हुआ था, वो कहते हैं ना कि नथिंग इज़ फ्री। आज हम तो आज़ाद, और ये बहुत छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी कि मैं अगर आज़ादी की बात करूँ, क्योंकि असली आज़ादी के मायने उन लोगों को पता है जिन्होंने एक्चुअल में गुलामी देखी है, या एक्चुअल में जो सरहद पर या देश के अंदर रह करके भी हमें महफूज रखते हैं और सरहद पर हमारे खातिर लड़ते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां उन सभी लोग। कहते हैं ना कि हमें तो आज़ादी मिल गई है और हमें फ्री में मिली है, लेकिन नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। कई सारे वीर महापुरुष, महात्मा गांधी, तात्या टोपे, बाल गंगाधर तिलक एंड भगत सिंह एंड मेनी मोर, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा करके हमें इस आज़ाद भारत में भेजा है, तो ज़रूर है कि हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है। और सिर्फ वही नहीं, आज भी कई सारे, इवन 2008 में आप अगर मुंबई अटैक की बात करो तो तुकाराम ओमले, विजय सरस्कर, हेमंत करकरे, तुकाराम ओमले जिन्होंने 6 गोलियां एक साथ खा ली थी और कसाब को पकड़ने के लिए, जिंदा पकड़ने के लिए, और कहा जाता है कि उनको 40 बार शूट किया गया, पूरे जख्मी हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कसाब को, वो हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने उसको पकड़ लिया। लेकिन बड़ा दुख होता है जब इसके बाद अगर कोई जर्नलिस्ट आकर के टीवी पर या सोशल मीडिया पर कोई ऐसा बोलता है कि तुकाराम के पास बंदूक नहीं थी क्या, गोली मार देनी चाहिए थी। बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन कहते हैं ना कि असली वो है, देश वो कहलाता है कि हम उसको पकड़ें और फाइंड आउट करें कि एक्चुअली उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। इसीलिए जिंदा पकड़ने के लिए इतनी गोली उन्होंने अपने सीने पे खा ली। तो ये बहुत बड़ी बात है और उनकी वजह से आज हम सब लोग सेफ हैं। अगर मैं बात करूं झुंझुनू के, राजस्थान के झुंझुनू के प्रेम प्रकाश की, जिनका शिलांग में तबादला हुआ और 10 दिन हुए थे सिर्फ वहाँ पे उनको, और वहाँ पे टेरर अटैक हुआ और उड़ता हुआ बम, जंपिंग के लिए वो फेमस थे, बहुत अच्छी जंप करते थे। जब उन्होंने देखा कि उनकी छावनी में बम आ रहा है उनके फ्रेंड्स की, और वहाँ पे वो सब फ्रेंड्स मर जाएंगे, उन्होंने लपक के वो बम हाथ में पकड़ लिया और गुलाटियां मार के दूर हो गए और अकेले वो बम की पूरी झेल ली उन्होंने और अपने सारे दोस्तों को बचा दिया। सोचिए, सिर्फ 10 दिन की दोस्ती थी। वो वहाँ पे शायद सबको प्रॉपरली जानते भी नहीं थे, क्योंकि उनको ट्रांसफर हुआ, उनका 10 ही दिन हुए थे शिलांग में। 2 साल का लड़का और 2 साल की लड़की थी। जब वो ऐसे रो रहे थे ना, तो हमें समझ में आता है कि आखिर असली आज़ादी के मायने तो यही लोग जानते हैं। और इसी प्रयास में एक मिनट की शॉर्ट मूवी मैंने पहले प्रयास किया था बनाने की, तो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि एक उनके सलाम के लिए, एक उनके लिए हम एक फिल्म बनाई थी, तो ताकि वो हम बता सके लोगों को कि क्या आखिर उनका मंजर होता है। तो आपके सामने बेटा तू कैसा है? ठीक है ना? कितनी देर से बात नहीं हो पा रही थी? माँ, तेरी ये फिक्र करने की आदत मेरी जिंदगी की उम्मीद बढ़ाती है। ये तू जीने बनने की बात क्यों कर रहा है? वहाँ सब ठीक तो है ना? माँ, याद है जब तूने मुझे आर्मी में भेजा था तो ये क्या कर भेजा था कि बेटा अब ये देश ही तेरे लिए सब कुछ है और इसकी सुरक्षा करना तेरा पहला कर्तव्य है। फिर चाहे तुझे उसके लिए शहीद क्यों न होना पड़े, आज वो दिन आ गया है और ये मेरा आखिरी कॉल है। एक छोटा सा प्रयास करना, एक बार जोरदार। तो अब शुरू करते हैं एजुकेशन स्लॉट। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे हम तो आज़ाद भारत में पैदा हो चुके हैं, तो आज हमारा देश हमें मर मिटने के लिए या शहीद होने के लिए नहीं बोलता है। आज के टाइम सच्चा देशभक्त वही है जो अपना काम ईमानदारी से करे। आज के टाइम में सच्चा देशभक्त वही है जो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करे। और जरूरी नहीं है देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको मरना पड़े, मिटना पड़े, क्योंकि उस समय गुलाम थे तो लड़ना बहुत जरूरी था। लेकिन आज की डेट में देशभक्ति के कुछ मायने अलग हो गए हैं। तो हम सभी लोग जब आज़ाद भारत में हुए हैं, 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे, तब जापान बर्बाद हुआ था।
आप सभी लोगों को पता है हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरे थे और जापान पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि जापान शायद वापस कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा। और उस समय भारत आज़ाद हुआ था, यहाँ पे एक लहर की किरण थी, यहाँ पे एक आशा थी, और वो बर्बाद हो चुका था जापान। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखो तो टेक्नोलॉजी में नंबर 1 जापान। आप कोई भी अगर अपने घर में कोई उपकरण खरीदते हैं, मशीन या वॉशिंग मशीन कुछ भी, तो ज़्यादातर चीज़ों पे मेड इन जापान आपको दिखेगा। तो ये पावर है जो हम कुछ करने का, कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी से कनेक्ट करूँगा कि कई बार हम डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन उसके पीछे हमें सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस तरह से हम इसको आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसी जो डिसीजन हमें लेना है, अभी मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि एक बार क्या होता है कि एक इंसान, 2 भाई होते हैं, राम और श्याम करके। राम और दोनों एक बार जा रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि अच्छा बिजनेस करेंगे, और वो सोचते हैं कि हम कुछ गाय खरीदेंगे और गाय खरीद करके हम उसका दूध बेचेंगे और बिजनेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो राम और श्याम डिसाइड करते हैं कि कल अपन को इसी चौपाल पे मिलना है और हम लोग गाय खरीदने जाएंगे शहर में, और फिर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे दूध से। तो राम तो चला जाता है और सुबह उठता है और चौपाल पे पहुंच जाता है समय पे। लेकिन श्याम जो होता है वो घर पे जाता है और उसकी वाइफ उसको बोलती है कि तुम ये बिजनेस करने चाह रहे हो, गाय मर गई तो क्या होगा, तुम्हारा तो बिजनेस ठप हो जाएगा। और शाम को ही लगता है कि हाँ यार, गाय मर गई तो क्या होगा, और वो सुबह जाता ही नहीं। राम बेचारा चौपाल पे खड़ा खड़ा इंतजार करता है कि कब शाम आएगा, कब शाम आएगा, कब शाम आएगा, कब शाम आएगा, लेकिन शाम आता नहीं। फिर क्या करता है, राम अकेला ही चला जाता है और वो कुछ गाय खरीदता है और वो उन गाय से दूध निकाल करके दूध बेचना शुरू करता है। धीरे धीरे वो दूध के प्रोडक्ट्स, दही और दूध के अलग अलग आइटम्स बना करके शहर में बेचना शुरू करता है। बिजनेस उसका बढ़ता जाता है। धीरे धीरे 1 स्टोर से 2 स्टोर, 2 स्टोर से 3 स्टोर, शहर में उसके 5-6 स्टोर हो जाते हैं और थोड़ा बड़ा आदमी बन जाता है, गाड़ी वाड़ी खरीद लेता है। और बहुत सालों के बाद जब राम बहुत अमीर हो जाता है, सोचता है कि यार मैं अपने गाँव जाकर के आता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मैं अपने गांव नहीं गया, अपने लोगों से नहीं मिला। तो अपने कार में गांव जा रहा होता है और गांव में थोड़ा रास्ता कच्चा होता है, उसकी गाड़ी फंस जाती है और गाड़ी वो निकल नहीं पा रही होती है। तो राम सोचता है कि यहाँ पे कौन मदद करेगा। तो वो गाड़ी से उतरता है और आसपास देखता है, तो वो दूर पेड़ किनारे, पेड़ के नीचे एक बंदा बैठा होता है। तो राम उसके पास जाता है कि क्या आप मेरी मदद करोगे क्या। तो वो बंदा से पीछे मुड़ता है और राम देखता है कि यार ये तो श्याम, ये यहाँ पे कैसे। और श्याम को तो बिलीव ही नहीं होता है कि राम इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। उसको लगता है कि उसका कोई हमशक्ल है। तो राम पूछता है कि श्याम तू यहाँ कैसे, क्या कर रहा है। तो और उस दिन तू आया क्यों नहीं, आज देख मेरा इतना बड़ा बिजनेस हो गया और ये। तो फिर श्याम बोलता है, रोने लगता है। तो बोलता है कि उस दिन मेरी वाइफ ने मुझे बोला और मैंने भी उसकी बात को सोच के अमल किया कि गाय मर गई। तो अगर आज भी इस कहानी से शिक्षा सिर्फ यही मिलती है कि अगर हम सिर्फ यही सोचते रहे, कोई भी चीज़ हम करते हैं, अगर हम यही सोचते रहे ऐसा हो गया तो, ये डूब गया तो, मैं गाड़ी लेके जाऊंगा, मर गया तो, एक्सीडेंट हो गया तो, बिजनेस स्टार्ट करूंगा मेरा पैसा लॉस हो गया तो, यहाँ पे रिस्क लूंगा तो ये गड़बड़ हो गई तो, अगर हम इसी तरह से सोचते रहेंगे तो वही चीजें अट्रैक्ट होती हैं। श्याम ने जो सोचा उसको वही अट्रैक्ट हुआ और वो बिजनेस में नहीं हुआ और वो लास्ट तक कुछ भी नहीं कर पाया, ना अपने लोगों के लिए, ना अपने देश के लिए, ना अपने बिजनेस के लिए, ना खुद के लिए, ना अपने परिवार के लिए। लेकिन राम ने सोचा, इनिशिएटिव लिया और शायद इतना बड़ा बिजनेस करते करते 1-2 गाय उसकी मरी भी होंगी, लेकिन वो रुका नहीं, आगे बढ़ा। तो कई बार बिजनेस में हो सकता है 2 पैसा ऊंच नीच, किसी मंथ बिजनेस अच्छा, किसी मंथ बुरा, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी इज थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।